क्या आप जानते हैं एक करोड़पति परिवार जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, जो चाहिए सब खरीद सकते थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें कभी खरीदी नहीं जा सकती। परिवार में 4 लोग थे, एक पांचवा भी था जिसे इन लोगों ने सभी चीजों से बेदखल कर दिया। शुरुआत में पुलिस को ये ओपन एंड शट केस लग रहा था, सीधा सीधा मामला है। लेकिन फिर कई सारी टीमें बनाई जाती हैं, सैकड़ों कैमरे एग्जामिन किए जाने लगे। जो आसान सा मामला लगा वो इससे बिल्कुल उलट निकला। एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे होने लगे। रातों रात एक पूरा परिवार तबाह हो गया और रातों रात एक की जिंदगी पलट गई। जो जमानत के लिए 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड नहीं जमा कर पाया, वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं वैश्य फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आने वाले थाना कोतवाली इलाके से। यहीं हेवेट रोड पर साउथ मलक्का करके एक लोकेशन है। यहीं सब्जी मंडी के पास बिल्कुल मेन रोड पर चौराहे पर ये आलीशान मकान है। मकान तो ऊपरी फ्लोर पर है, नीचे ढेर सारी दुकानें हैं। लगभग 8000 स्क्वायर फीट में फैली हुई ये पूरी प्रॉपर्टी थी। यहाँ 4 सदस्यों का एक परिवार रहा करता था। इसके मुखिया थे वीरेंद्र वैश्य, जिनकी उम्र 70 साल है। पत्नी है अनीता, 65 साल की एज। इनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी 45 साल की मीनाक्षी और बेटा 40 साल का अभिषेक। इनके घर के नीचे करीब 14 दुकानें हैं, जिसमें से 12 दुकानें किराए पर चढ़ा रखा है और बाकी 2 परिवार के लोग स्वयं चलाते हैं। चैनल गेट के ठीक साइड में मीनाक्षी गिफ्ट गैलरी नाम की एक दुकान है, जिसे बड़ी बेटी मीनाक्षी चलाया करती है। पिता भी यहाँ पर बैठा करते हैं। एक दुकान बेटे अभिषेक के पास थी। ये फ्लोर क्लीनर, वॉशिंग पाउडर, पेस्टिसाइड ऐसे साफ सफाई करने वाले केमिकल्स का कारोबार करते हैं। इस परिवार को दूसरी दुकानों से भी हर महीने लाखों में किराए आते हैं। अगर परिवार के लोग कुछ ना करें, ऐसे ही बैठे रहें, फिर भी आराम से गुजर बसर कर सकते थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं। इनके इस पूरे प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए बताई गई है। ये एक करोड़पति परिवार था। एक बात है कि वीरेंद्र जी ने अपने दोनों बच्चों की शादी अभी तक नहीं कराई। बेटी 45 साल की हो गई और बेटा 40 साल का है। इस परिवार का अपने पड़ोसियों के साथ भी ज्यादा मेल मिलाप नहीं था। अपने काम से काम रखते हैं। 2 जून 2026 मंगलवार का दिन। आज का दिन भी आसपास के दुकानदारों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, पर इनके अंदर एक डाउट था। करीब 2-3 दिनों से इन्होंने अपने दुकान के ओनर वीरेंद्र जी को देखा नहीं, वरना वो अक्सर अपने गिफ्ट शॉप के बाहर झाड़ू लगाते या बैठे हुए दिख जाते हैं। उन्हें आखिरी बार 31 मई को बाहर साफ सफाई करते हुए देखा गया था। उनकी बेटी ने भी अपनी दुकान उसी दिन आखिरी बार ओपन की थी और दोपहर बाद खुली नहीं। बेटे अभिषेक को भी आखिरी बार 31 मई को ही देखा गया था, बाहर घूमते हुए। आज यानी 2 जून को दुकानदार और आस पड़ोस के लोग सुबह से ही अजीब चीज महसूस कर रहे थे। पता नहीं कहां से, लेकिन इन्हें किसी चीज की दुर्गंध आ रही थी और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। जब चैनल गेट के अंदर आते हैं, घर के आसपास आते हैं, तो ज्यादा गंध महसूस होती, यानी वीरेंद्र जी के घर से ही आ रही है। पर किसी की भी सीढ़ी चढ़कर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। 2 जून की दोपहर बाद 3 बजे हालत ऐसी हो गई कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। कोतवाली थाने की पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अक्सर ऐसी खबरें सुनते रहते हैं। इस वजह से लोगों में और भी घबराहट थी। इन्हें क्या पता कि जिस बात का डर था वही होने वाला है। नीचे से ऊपर जाने वाला जो रास्ता था वो पूरी तरह से खुला हुआ, लेकिन ऊपर सीढ़ी के पास जहाँ से परिवार के रहने का स्थान शुरू होता, वहाँ जाली वाला गेट लगा है। उस गेट में बाहर से ताला लगा हुआ था, लॉक था। इसी के पास और ऊपर जाने वाली सीढ़ी है। वहीं सीढ़ी के रास्ते में फर्श पर पुलिस वालों की नजर पड़ी। वहाँ कंबल, चादर और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। वो दुर्गंध इन्हीं कपड़ों के ढेर में से आ रही थी। यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल था। पुलिस ऑफिसर्स जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे, मास्क लगाए थे। अब गेट का ताला तोड़कर उस कपड़े के ढेर के पास गए। जब चादर, कंबल इत्यादि हटाएं तो अंदर एक महिला पड़ी हुई थी। पड़ोसियों से पता चला कि वो बेटी मीनाक्षी है। उसका हाल काफी खराब था, जैसे काफी दिन से यहाँ पर पड़ी हो। इनके सर में गहरी चोट के निशान मिले। आसपास काफी रक्त भी बिखरे हुए थे, जो जम चुके थे। लगा कि कई दिन पहले ये घटना हुई होगी। अब पुलिस ऑफिसर्स बेडरूम में जाते हैं। वहाँ कमरे में घर के मुखिया वीरेंद्र जी और इनकी पत्नी अनीता पड़ी हुई थीं। उनके सर के ऊपर भी काफी सारे चोट के निशान मिले, जैसे मीनाक्षी पर थे। ऐसा लगा जैसे किसी भारी भरकम चीज का यूज हुआ हो। बुजुर्ग कपल को भी ढेर सारे कपड़े, कंबल, चादर से ढका गया था। यही नहीं, इन पर कुछ कुछ डिटर्जेंट पाउडर जैसी चीज भी छिड़की हुई लग रही थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, इनके अलावा जो भी जांच करने वाली अथॉरिटी है, सबको खबर कर दिया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आने लगे। घर की स्थिति को देखकर लग रहा था कि यहाँ लूटपाट भी हुई होगी, क्योंकि घर की अलमारी, लॉकर सब खुले हुए थे। अलमारी से ही कपड़े निकालकर परिवार के मेंबर्स पर ढके गए थे। घर में जहाँ भी गहने रखे हो सकते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिला, सब खाली था।
पुलिस ने इस परिवार के बाकी रिश्तेदारों को भी सूचित कर दिया। अनीता जी का मायका कौशाम्बी जिले के मंझनपुर इलाके में है। वहां भी सूचना पहुंच चुकी थी। वीरेंद्र जी के भाई के परिवार भी यहाँ के लिए निकल गए। फॉरेंसिक टीम ने घर में एक एक चीज खंगालनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में बिखरे दाग धब्बों को साफ करने की कोशिश हुई है। डिटर्जेंट पाउडर, साफ सफाई के दूसरे केमिकल कंपाउंड भी पाए गए। बेडरूम में ही दीवार पर 2 शब्द लिखे हुए थे, बेटा बहू। इसी रूम में बेड से 1 मीटर दूर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। उस पर भी लाल रंग के पेन से कुछ लिखा हुआ मिला। लिखा था बंटी बबली और बहू ने किया है। इनके 2 मायने पुलिस निकाल सकती है। या तो जिसने घटना अंजाम दी उसने लिखा, हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करना चाहता हो, या फिर वो अपना काम करके चला गया लेकिन परिवार के तीनों में से कोई जीवित रहा होगा जिसकी थोड़ी बहुत सांसें रही हों। उसने पुलिस को बताने के लिए ये सुराग छोड़े। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से शुरुआती बातचीत की जब तक रिश्तेदार नहीं आ गए। पता चला कि घर में 4 लोगों का परिवार रहता था, माता पिता और बेटा बेटी। उसमें से 3 लोग तो घर में मिल गए, लेकिन बेटा कहाँ पे है? पड़ोसियों ने उसका फोन ट्राई किया पर स्विच ऑफ बता रहा था। अभिषेक घर से गायब हो गया या फरार था। पड़ोसियों के अनुसार उसकी अपने माता पिता से नहीं बनती थी, खासकर पिता से। आए दिन झगड़े बहस होते रहते हैं। हो सकता है कि उसी गुस्से में अभिषेक ने सारा घटना अंजाम दिया और भाग गया। लेकिन एक अकेला आदमी ये सब कैसे कर सकता है? घर में 3 लोग थे, तीनों पर काबू कैसे पाया? उन्होंने शोर क्यों नहीं किया? शोर होता तो आसपास के लोग, दुकान में काम करने वाले दुकानदार जरूर सुन लेते हैं। माता पिता अपने रूम में पड़े हुए थे और बहन सीढ़ी के पास। पुलिस का सबसे पहला संदेह बेटे अभिषेक पर गया। आनन फानन में 20 टीमें बनाई जाती हैं इस केस की जांच के लिए। घर के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हों उनकी जांच करना, परिवार की कॉल डिटेल्स निकलवाना। दीवार और कार्डबोर्ड पर बेटा बहू बंटी बबली का जिक्र हुआ था। ये लोग कौन हैं इनका पता करना। फॉरेंसिक टीम ने घर से काफी सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स जुटाए। एक पानी की टंकी मिली जिसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर घुले हुए थे। हो सकता है कि इसी पानी से साफ सफाई की गई होगी। घर वालों का मोबाइल, हथौड़ा, बनियान, शर्ट, ये सब चीजें भी पानी की टंकी में पाए गए। जैसे घटना के समय यही कपड़े पहने होंगे और दाग धब्बे साफ करने के लिए इसमें रख दिए हैं। घर की दीवार, फर्श और भी कई संदिग्ध स्थानों से नमूने एकत्रित किए गए। घर के अलग अलग हिस्सों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। पूरा मैप तैयार किया गया ताकि घटना स्थल को अच्छे से समझा जा सके। मामला काफी बड़ा था, इसलिए जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना। पड़ोसियों से तो बातचीत चली रही थी। घर से दाग धब्बे मिटाने में अलग अलग केमिकल्स के इस्तेमाल किए गए थे। अब अभिषेक कहाँ भागा होगा यह भी पता करना है। घर के पास में ही करीब 7 कैमरे लगे हुए थे। आसपास के पूरे इलाके में जो भी कैमरे थे उन्हें भी आइडेंटिफाई किया गया और फुटेजेस निकालकर एग्जामिन की जाने लगी। 2 किलोमीटर के दायरे में 150 से भी ज्यादा कैमरे मिलते हैं। घर की जांच पड़ताल तो चली रही थी। इसी बीच ऑफिसर्स ने सोचा कि क्यों न परिवार के पास जो दुकानें हैं उनकी भी जांच की जाए, खासकर जो स्वयं चलाया करते हैं। पड़ोसियों से सारी जानकारी मिल गई थी। मीनाक्षी की दुकान में तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। पर जब अभिषेक की दुकान के पास आए, ध्यान दिया कि यहाँ से भी कुछ दुर्गंध आ रही है। पहले लग रहा था कि केवल घर से ही आ रहा होगा, वहीं 3 लोग मिले थे। लेकिन दुर्गंध का एक और सोर्स अभिषेक का दुकान भी है। यहाँ भी बाहर से ताला लगा था। ताला तोड़कर शटर ऊपर किया, सामने ही फर्श पर कोई और भी पड़ा मिला। उस पर भी डिटर्जेंट पाउडर और साफ सफाई करने वाले केमिकल छिड़के गए थे। चेहरा भी कालेपन में हो गया था। पड़ोसी उस शख्स को भी पहचान लेते हैं, वो था अभिषेक, घर का बेटा। मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस आरोपी समझ रही थी वो भी अपराध का शिकार हुआ है। यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 घटनाओं का मामला है। ये बात पुलिस को पहले सूचना मिलने और यहाँ आने के 2 घंटे बाद पता चली कि अभिषेक के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस ने ध्यान दिया बंटी बबली और बेटा बहू पर। लेकिन बहू कौन है, क्योंकि अभिषेक की शादी तो अभी तक नहीं हुई। पड़ोसियों से पता चला कि वीरेंद्र और अनीता का एक और बेटा है। सबसे छोटा बेटा 36-37 साल का अश्वनी वैश्य। ये लगभग 15 साल से घर नहीं आया। इसके पिता ने इसको परिवार और जायदाद से बेदखल कर दिया था। वजह बताई जाती है अश्विनी की प्रेमिका रितु यादव। अश्विनी रितु से प्रेम करता था, लेकिन ये रिश्ता पिता को पसंद नहीं। उस समय अश्विनी की एज 21-22 साल के आसपास रही होगी। अश्विनी को अपने पिता का घर छोड़ना पड़ जाता है। उधर रितु ने भी अपना घर छोड़ दिया। दोनों ने 2013 में एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर अतसुइया थाना क्षेत्र के कल्याणी देवी नामक मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहने लगे थे। इनकी बेटी भी है। करण घटना के हिसाब से 8 साल की उम्र होगी। वैसे अश्विनी और रितु की भी अलग कहानी है। शादी के बाद चूंकि जिम्मेदारियां बढ़ गईं, ऊपर से अश्विनी को भी घर से बेदखल कर दिया गया, त्याग दिया गया। इसलिए इस कपल को पैसों की बहुत जरूरत थी। हालांकि रितु ने अपने पति को समझाने की काफी कोशिश भी की कि एक बार घर चलकर तुम्हारे पिता से बात करते हैं, लेकिन अश्विनी कभी माना नहीं। मीडिया के अनुसार दोनों एक गैंग से जुड़ गए और मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाई, लोगों को ठगना शुरू कर दिया। अश्विनी अपने आप को हैदराबाद के एक जज का बेटा बताता। इनके गिरोह में जीतू यादव और अमित गुप्ता नामक 2 युवक भी थे।
जीतू भी स्वयं को जज का बेटा बताता और अमित फैक्ट्री ओनर बताता। ऐसे मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ता पक्का करके शादी का खर्च लेते हैं या कोई और बहाना बनाकर पैसे लेते हैं और गायब हो जाते हैं। अश्विनी ने हैदराबाद के एक जज का बेटा बताकर एक महिला से 9 लाख रुपए की ठगी की थी। इन्होंने मिलकर कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 3 लाख रुपए की और पश्चिम शरीरा में 7 लाख रुपए की ठगी की थी। इस चक्कर में दोनों जगहों के थानों में केस भी दर्ज हो जाता है। नवंबर 2023 के आसपास धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। पुलिस जांच में जुटी। जीतू यादव और अमित गुप्ता को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन रितु और अश्विनी फरार हो गए। इन दोनों पर वहां के तत्कालीन एसपी ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया। एसटीएफ की सहायता से इन्हें मार्च 2024 में पकड़ा जाता है। उस दौरान ये दोनों मुट्ठीगंज नामक इलाके में एक किराए के मकान में थे। वहीं से इन्हें अरेस्ट किया गया और मंझनपुर पुलिस को सौंपा गया। इन दोनों को भी जेल भेज देते हैं। अभी जो मेन घटना हुई वैश्य परिवार के साथ 2026 में, इसके कुछ समय पहले 2-4 हफ्ते पहले रितु को बेल मिल गया था। ये जेल से बाहर आ गई। दरअसल बेल अश्विनी को भी मिला। 1.5 लाख रुपए के बॉन्ड और 6 गवाह के इंतजाम करने थे। पैसे गारंटी के रूप में जमा करने हैं कि आरोपी बेल के बहाने फरार नहीं होगा और गवाह भी गारंटी लेंगे कि आरोपी नहीं भागेगा। रितु ने तो अपना इंतजाम कर लिया, जिसके चलते बाहर आ गई, लेकिन अश्विनी नहीं कर पाया, जिस वजह से ये जेल में है। हालांकि रितु यादव बाहर आकर पति को भी छुड़ाने का प्रयास करने लगी। पैसों की बहुत तंगी थी। रितु ने ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया। रिश्तेदार के घर से भी अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कीटगंज क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही है। इसका मायका भी इसी इलाके में है, यानी कीटगंज में। लोगों का यह भी कहना है कि रितु को अपने पति की वजह से जेल जाना पड़ा, जिसका पत्नी को पछतावा है, इसलिए पति से दूर होना चाहती है और छुड़ा नहीं रही। लेकिन रितु ने मीडिया को बताया कि यह भी पति को छुड़ाने में काफी मेहनत कर रही है। इन्हें इसके पति अश्विनी बताते थे कि इसका बड़ा भाई अभिषेक हमेशा कुछ न कुछ गलत काम करता और छोटे भाई का नाम लगा देता, जिसके चलते माता पिता से अश्विनी को ही डांट फटकार सुननी पड़ जाती। माता पिता को लगता कि छोटा बेटा नकारा है, कोई काम का नहीं, जिसके चलते वो पसंद नहीं करते थे। अभिषेक ने जब ये वाली घटना अंजाम दी, यानी अपने माता पिता और बहन को रास्ते से हटाया, उसमें भी अपने छोटे भाई को फंसाने की कोशिश की। बंटी बबली बेटा बहू का नाम लिखा। रितु ने कहा कि 2 जून की शाम 7:30 बजे ये न्यूज में देखती हैं कि इनके सास ससुर, ननद, देवर, इन सबके साथ ऐसी वारदात हो गई है। घटनास्थल पर बेटा बहू और बंटी बबली का जिक्र है। ये देखते ही रितु सन्न रह गईं। चूंकि अश्विनी और रितु काफी सारी ठगी कर चुके हैं, इसलिए लोकल लोगों में बंटी बबली के नाम से फेमस थे। रितु ने कहा कि इसने कोई ठगी नहीं की, पता नहीं इसके पति ने कुछ किया होगा। पुलिस उनके साथ साथ इसे भी जेल ले गई। वैसे ठगी वाले केस में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, मुकदमा चल रहा है। मेन घटना की जांच में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं। लोगों से पूछताछ किया जा रहा था। पता चला कि वीरेंद्र जी का छोटा बेटा अश्विनी अभी भी कौशाम्बी के जेल में है और उसकी वाइफ बेल पर बाहर है। हो सकता है कि घटना के पीछे उन दोनों की साजिश हो। अश्विनी तो स्वयं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जेल में है, पर ये लोग गैंग से जुड़े हुए थे ठगी के समय। हो सकता है कि गैंग मेंबर से मदद ली हो। रितु का पता करने के लिए पुलिस ने 5 टीमें लगा दी। सीसीटीवी कैमरों की जांच तो चली रही थी। रितु को 7:30 बजे के आसपास घटना की खबर मिली। 9:30 बजे के आसपास पुलिस रितु के घर पहुंच गई। इसे पूछताछ के लिए थाने ले गए। फिर इसके भाई जीतू यादव को भी थाने लेकर आए। सख्ती से पूछताछ की गई। रितु की कॉल डिटेल्स और लोकेशन भी निकाली जाती है। पता चला कि रितु उस इलाके में कभी जाती नहीं थी, लेकिन घटना से कुछ दिन पहले किसी काम से साउथ मलका एरिया में गई थी, पर ससुर जी के घर की तरफ नहीं गई। घर के मुखिया वीरेंद्र जी की लोकेशन भी 0 रोड के आसपास से दूर नहीं गई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद चारों मेंबर्स को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया था। कैमरों की जांच के दौरान पुलिस को एक फुटेज मिलता है घर के पास का, जो 1 जून की भोर में 5 बजे के आसपास का था। 5 बजे एक आदमी वीरेंद्र जी के घर से बाहर निकलकर जाते हुए दिखा। पहले की फुटेज भी चेक की गई। 31 मई की दोपहर में 3 बजे भी यही आदमी घर के पास टहलते हुए दिखा। फिर आगे अभिषेक के साथ घर में जाते हुए नजर आया। उसके बाद सीधे अगली सुबह यानी 1 जून की भोर में 5 बजे निकला। आखिरी बार यही आदमी घर में जाते और आते हुए दिखा था, इसलिए पुलिस को इस पर डाउट हुआ। पड़ोसी और दुकानदारों को इसकी फोटो दिखाई गई। ये कौन है, क्या आप पहचान सकते हैं? और ये आदमी घर से निकलने के बाद कहाँ कहाँ गया होगा, उसकी भी फुटेज देखी गई। साउथ मलक्का से लेकर मुट्ठीगंज के महावीरन गली तक एक एक कैमरे की जांच की गई। आसपास के दुकानदार उस आदमी को पहचान लेते हैं। ये तो सनी गुप्ता है। वीरेंद्र जी के कॉम्प्लेक्स में इसकी भी दुकान है, समोसे और कचौरी का। पता चला कि ये मुट्ठीगंज के महावीरन गली का रहने वाला है। इसके साथ भी एक अलग किस्सा हुआ। 31 मई की सुबह यानी संडे के दिन 11 बजे ये दुकान ओपन करने के लिए घर से निकला। रूटीन के अनुसार 3 बजे के आसपास वापस ही अपने घर पर आता लंच वगैरह के लिए, लेकिन ये 31 मई के दिन नहीं आता। इसका एक भाई है अंकित, उसने इसको कॉल लगाया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसा कई बार हुआ। दुकान जाकर देखें तो पता चला कि दुकान तो बंद है। जब रात के 11 बजे तक घर नहीं लौटा और फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, इसके बाद घर वाले इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। आसपास के दुकानदारों से पूछा, वो भी नहीं जानते। जाने से पहले बताया भी नहीं।
देर रात 12:30 बजे घर वाले कोतवाली थाने पहुंचे और अपनी दिक्कत बताई कि भाई गायब है, फोन नहीं उठा रहा। एक सब इंस्पेक्टर को गुमशुदगी की तहरीर दी। रात भर घर वाले सनी को ढूंढते रहे पर मिला नहीं। 1 जून की भोर में 5:15 बजे सनी अपने घर पर पहुंचता है। घर वालों ने पूछा कि कहाँ गए थे और फोन भी नहीं उठा रहे। सनी ने जवाब दिया कि एक फंक्शन में समोसा बनाने का काम मिला था, वहीं बिजी था। घर वालों ने इसके एक हाथ में चोट का निशान देखा, ये कैसे लग गया। सनी जवाब देता है इसने ज्यादा शराब पी ली थी और दुकान के पीछे जाकर गिर गया था। फिर रेलवे जंक्शन की तरफ गया जहाँ एक स्ट्रे डॉग ने इसे दौड़ा लिया। उसी दौरान दौड़ते हुए ये गिर गया और कुत्ते ने दांत लगा दिए। इसके बाद सनी अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब दोपहर हुआ तो वापस अपनी दुकान की तरफ गया, हालांकि दुकान ओपन नहीं की। इसकी दुकान के 2 हिस्से हैं, एक सामने वाला और दूसरा पीछे का। पीछे कुकिंग का काम चलता है, समोसे कचौरी तैयार करना। सामने लोग खरीदने आते हैं। कुछ दुकानदारों ने सनी से पूछा भी कि हाथ में चोट कैसे लगी। बोला कुत्ते ने काट लिया। जिस 2 जून की दोपहर में दुर्गंध आने पर केस का खुलासा हुआ तब सनी भी वहां पर मौजूद था। पुलिस के आगे पीछे घूमता रहता। जब पुलिस फैमिली मेंबर्स को एम्बुलेंस में रख रही थी तब सनी ने भी उनकी सहायता की। उस दौरान ये रो रहा था क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए काफी समय हो चुके हैं, करीबी हो गए हैं। अभिषेक तो उसका अच्छा दोस्त भी था। पुलिस ने भी इसके हाथ को देखकर पूछा कि क्या हुआ। इसने यहाँ भी सेम जवाब दिया कि कुत्ते ने काट लिया। अब यही सनी गुप्ता कैमरे में दिखा तो संदेह इस पर भी हुआ। 2 जून की देर रात तक सनी को भी उठाकर थाने लाते हैं, पूछताछ की गई। सुबह होते होते रितु और उसके भाई को वापस घर भेज दिया जाता है। घटना के केवल 12 घंटे में पुलिस ने मीडिया में उजागर कर दिया कि आरोपी सनी गुप्ता है। अभिषेक की उम्र 40 साल हो गई, लेकिन इसे अपनी जिम्मेदारियों का बोध नहीं। पिता ने एक दुकान दिया कि उसको संभालो, पर उस पर भी ध्यान नहीं देता। हमेशा फोन में लगा रहता। दुकान बंद करके या फिर किसी और को सौंप कर घूमने चला जाता, दोस्तों के साथ पार्टी करता। इसके चलते बेटे और पिता में काफी झगड़े हो जाते हैं। एक पड़ोसी के अनुसार रात भर अभिषेक अपनी बालकनी में खड़े होकर फोन पर बात करता रहता था। कई लड़कियों के साथ भी इसकी दोस्ती थी। एक और बात कि अगर अभिषेक को जायदाद से निकाल दिया तो फिर भी क्यों ये घर में उसी परिवार के साथ रहता था, दुकान चलाता, जबकि इसे तो वहां पर नहीं रहना चाहिए। सेम घर में रहता, वहीं खाता पीता, दुकान चलाता। मीडिया के अनुसार जो सनी गुप्ता है समोसे कचौरी की दुकान लगाने वाला, इसने 2025 के IPL में पैसे लगाए थे, करीब 25 लाख रुपए। सब कुछ हार गया। अभिषेक को भी इसकी लत लगी और लाखों रुपए ये भी हार गया। दूसरों से कर्जे लेकर ये पैसे लगाते थे। दोनों को मिलाकर करीब 42 लाख रुपए इन पर कर्ज हो गया था। ये दोनों सोचते हैं कि एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं और एक बार में सारा कर्ज भर देंगे। घटना से कुछ दिन पहले अभिषेक ने जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे वो लोग घर आए, अभिषेक से पैसे मांगे। उन्होंने इसकी पिटाई भी कर दी और अपने साथ उठाकर ले गए। कहा कि पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देंगे। इसके बाद बड़ी बहन मीनाक्षी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करती है और अपने भाई को बचाती है। मीनाक्षी एक जिम्मेदार लड़की थी, पूरे घर को यही संभाला करती। एक भाई तो बेदखल है, दूसरा किसी काम का नहीं, पैसे उड़ाने में और नशे करने में चूर रहता है। पिटाई वाली घटना के बाद पिता और बेटे के रिश्ते और खराब हुए। अभिषेक को पैसों की बहुत जरूरत थी। ऊपर से इसको ये भी डर था कि कहीं जैसे इसके छोटे भाई को निकाल दिया वैसे इसको भी ना निकाल दें। वैसे 2022 में पिता ने अभिषेक को भी बेदखल कर दिया था, फिर भी ये यहीं पर रहता। इसके बाद अभिषेक ने सनी के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू की। आपको बता दें कि सनी ने जो कर्ज लिए थे उन पैसों को इसके ही भाई मनोज किस्तों में चुका रहे हैं। अभिषेक और सनी दोनों बैठकर शराब भी पिया करते हैं, अच्छे दोस्त बन चुके थे। अभिषेक ने कहा कि ये लोग घर में लूटपाट करेंगे और पूरे परिवार को रास्ते से हटा देंगे। डील हुई कि लूटपाट में जो भी गहने जेवरात पैसे मिलेंगे वो सब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, लेकिन अभिषेक अपनी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा लेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी सनी को ऑफर किया, लेकिन अधिकतम रिपोर्ट में है कि केवल लूट के सामान में 50-50 की बात हुई। अभिषेक तो घर का आदमी है, अंदर की सारी बातें जानता है, अपनी फैमिली का रूटीन जानता है। इन्होंने घटना अंजाम देने के लिए डेट चुनी 31 मई की, संडे का दिन। बहन मीनाक्षी दोपहर में भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए दुकान बंद कर देती है और शाम के 5 बजे खोला करती है। ये बात अभिषेक अच्छे से जानता था। लंबे समय से दोनों प्लान डिस्कस कर रहे थे, फोन कॉल पर भी होता। पुलिस ने अभिषेक का भी कॉल डिटेल्स निकलवाए थे, जिसमें सनी से इसकी बातचीत केवल एक हफ्ते में 15 से अधिक बार हुई थी। आखिरी बार भी इसके ही नंबर पर बात हुई। 31 मई 2026 का दिन आया। बहन मीनाक्षी दुकान बंद करके आराम करने चली गई। 3 बजे के आसपास अभिषेक सनी को अपने दुकान में बुलाता है। ये खाने पीने का सामान लेकर उसके दुकान पर पहुंचा। अभिषेक ने शराब के इंतजाम भी किए हुए थे। दोनों ने उसके ही दुकान में बैठकर पार्टी की, प्लान डिस्कस किया। इसके बाद जब 5 बजा तो दोनों लोहे की रॉड लेकर, पाइप लेकर चैनल गेट से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। सीढ़ी पर ही बहन मीनाक्षी दिख गई। वो दुकान ओपन करने के लिए आ रही थी। इससे पहले कि ये वापस ऊपर जाकर अपने माता पिता को बताए कि भाई एक दुकान वाले को लेकर आ रहे हैं, तब वहां पर 3 लोग हो जाएंगे और ये 2 लोग बचेंगे। इससे घटना के बीच स्टोर होगा और पकड़े जा सकते हैं। इसलिए बहन को देखते ही सीढ़ी पर अभिषेक ने सर पर रॉड चलाया। एक बार में ये जमीन पर गिर गई, फिर इसे खींचकर ऊपर ले गए। गेट के अंदर सीढ़ी के पास रखा।
इसके बाद दोनों बेडरूम में गए जहाँ माता पिता सो रहे थे। उन पर भी कई बार हथियार चलाए। फिर चाबी से अभिषेक ने अलमारी खोली, गहने बाहर निकाले, एक थैली में लेकर नीचे आते हैं और अभिषेक की दुकान में वापस गए बांटने के लिए। इस बीच ये वापस से शराब पी रहे थे। बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे, लेकिन अभिषेक ने सनी को 5 सोने के कंगन दिए और कहा कि बाकी बाद में देगा, अब तुम जा सकते हो। 1 किलो के ऊपर सोने के गहने थे। बात हुई थी आधा आधा बंटवारा होगा, लेकिन केवल 5 कंगन दे रहा है। अभिषेक का इतने सारे गहने देखकर मन बदल गया था। अब सनी का भी बदल गया। इसी बीच जैसा सनी ने मीडिया को बताया, इसने सोचा जो आदमी प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब करवा दिया, जो अपने परिवार माता पिता का नहीं हो सका, वो इसका क्या होगा। काफी बहस के बाद सनी ने वही लोहे की रॉड उठाई जिसे ऊपर यूज किया था, वही अभिषेक के ऊपर भी चलाएं। जब लगा कि ये भी नहीं रहा तो गहने समेटता है, दुकान से क्लीनिंग कंपाउंड निकालें और अभिषेक के ऊपर छिड़कें ताकि आगे जल्दी बदबू ना फैले। दुकान को बाहर से बंद किया और वापस ऊपर जाता है। इसके कपड़ों पर भी काफी रक्त लग गए थे। आराम से बाथरूम में नहाया धोया, गर्म पानी करके कई बार घर की सफाई की, डिटर्जेंट पाउडर जैसी चीजों का यूज किया, बाद में ऑयल से भी साफ करता है। दोनों ने घटना अंजाम देने के बाद घर वालों के मोबाइल फोन, एक का हथियार पानी की टंकी में फेंक दिए थे। सनी जब दूसरी बार ऊपर आया अभिषेक को ठिकाने लगाने के बाद, तब इसने अपना शर्ट बनियान भी टंकी में फेंक दिया। फिर वीरेंद्र जी के कपड़े पहनता है। पूरी रात ये घर में ही रुका रहा, साफ सफाई की, अपने यहाँ पर आने के सारे सबूत मिटाए। जब सूर्योदय होने लगा तो सुबह के 5 बजे वीरेंद्र जी के कपड़े जूते पहनकर बाहर निकला। फिर दिमाग में आया कि उनके जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। वापस ही ऊपर जाता है और अपना चप्पल पहनता है। इसके बाद निकल गया, सीधे अपने घर जाता है और सो गया। घटना अंजाम देने के दौरान इसके हाथ में चोट भी लग गया था। ये भी जानता था कि इसका चेहरा कैमरे में दिख गया होगा, इसलिए पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी वगैरह शेव कर लिए। इसने गहनों को एक बैग में भरकर अपनी दुकान के ऊपर एक छज्जे में फेंक दिया था, बाद में वहां से उठा लेगा। पुलिस के सामने कैमरे की फुटेज और कॉल डिटेल्स अहम साबित हुए, जिसके जरिए 12 घंटों में केस सुलझा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पुलिस सनी को अपने साथ ले जा रही थी तो मीडिया कर्मियों ने इससे बात की। सनी को कोई पछतावा नहीं था। इसने कहा कि अभिषेक ने इसको उकसाया है। जब वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। डील के मुताबिक आधा आधा सामान नहीं दिए, बल्कि बेईमानी की, इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही करना पड़ा। पुलिस ने 1 केजी से ऊपर के सोने के गहने, 360 ग्राम चांदी के गहने, 1000 रुपए कैश, तालों की चाबी जो सनी ने वापस आते समय घर और अभिषेक की दुकान में लगाई थी, घटना में प्रयुक्त रॉड, सब बरामद हो गया। इस केस में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया जाता है लापरवाही दिखाने के लिए। घटना से करीब 100 मीटर दूर एक पुलिस चौकी है, उनके प्रभारी और सनी के भाई ने जिसको गुमशुदगी की तहरीर दी थी, उस सब इंस्पेक्टर, इन दोनों को सस्पेंड किया गया। अगर उसी दौरान एक्शन ले लिए होते तो केस उसी समय खुल जाता। लेकिन जब सनी वापस सुबह में घर आ गया तो घर वालों ने पुलिस को सूचित कर दिया था कि बेटा वापस आ चुका है, जिसके चलते पुलिस को इस पर संदेह नहीं हुआ था। नीचे दुकानों में काम करने वाले दुकानदारों को नहीं पता चला तो 100 मीटर दूर पुलिस चौकी में कैसे पता चलेगा। लुटे हुए गहनों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई। कानून के जानकारों के अनुसार भले ही पिता ने बेटे को बेदखल कर दिया, लेकिन पैतृक संपत्ति में बेदखली से वैध वारिस का उत्तराधिकार समाप्त नहीं हो जाता। यह भी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी आदमी ने स्वयं कमाई थी या पैतृक संपत्ति है, पुरखों की है। पैतृक संपत्ति में आराम से हिस्सा मिल सकता है। इस केस में 3 भाई बहन थे। बंटवारे के टाइम तीनों के पास आराम से 5-5 करोड़ रुपए की जायदाद आ सकती थी। अभिषेक ने पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में अपने परिवार को रास्ते से हटाया, दोस्त के साथ मिलकर। फिर वही दोस्त इसकी भी कहानी समाप्त कर देता है। अंतिम में जो अश्विनी वैश्य है वही आखिरी वारिस बचा है। सारी जायदाद उसकी हो सकती है अगर वो इस साजिश में जुड़ा ना हो तो। परिवार के रिश्तेदारों ने चारों का अंतिम संस्कार किया। सनी ने बताया कि इसने उन लोगों पर ढेर सारे कपड़े इसलिए रखे थे, जब वो डिकम्पोज होंगे तो दुर्गंध बाहर आने में टाइम लगेगा। रितु ने कहा कि इसका पति अपने पिता की संपत्ति का जो करना है वो करेगा, उसकी मर्जी। घर की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा इनकी पॉलिसीज, गहने जेवरात भी होंगे। जो गहने चोरी हुए थे केवल उनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अश्विनी को बेल नहीं मिल पाया था, जिससे परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। 15 साल से परिवार से मिला भी नहीं। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।